मेरे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 8 हिंदी का, जो कि आज आप दे के आ गए हैं 25 सितंबर को। आइए देखते हैं पेपर किस तरह से था, कितना आसान कितना मुश्किल था, इसके सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। एक गद्यांश है। सबसे पहला गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों के आंसर देने थे, और ये जो पार्ट है ये मिठाई वाला पार्ट से है गद्यांश, और आपने इसे पढ़ा होगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये। इसमें पहला प्रश्न था कि ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। ये लाइन जो है किसने कही और किसको कही? तो सिंपल सी बात है, ये विजय बाबू ने मुरली वाली से कही है। ये अजय बाबू, इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए अजय बाबू रखा है। अगला प्रश्न था गद्यांश के अनुसार किसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था? तो भैया विजय बाबू के पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि दुकानदार तो चीज़ें बेचने के लिए आया ही, तो उसके बाद तो वक्त ही वक्त है। लेकिन विजय बाबू को कहीं और जाना था। दूसरा आपके पास एक कविता आई है, ये भी 6ठी क्लास की कविता है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये कौन सी कविता है। ठीक है सर, सॉरी ये 7th क्लास का है, तो कविता का नाम ज़रूर बताएं कौन सी कविता है। चलिए, आपने पढ़ना है इसे, और पढ़ करके समझेंगे। तो काव्यांश में किसकी सीमा पाने की बात कही है? तो नभ की सीमा पाने की बात कही है। नभ मतलब आकाश होता है। काव्यांश के अनुसार पंछी सपनों में क्या देख रहे हैं? तो वो देख रहे हैं कि वो पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों में झूलना, ये पेड़ों की ऊंची टहनियों पर गाना गाना। तो तरुगी फुनगी पर के झूले, वो झूलना चाहते हैं। अगला प्रश्न था ग्रामर से रिलेटेड है। पराया शब्द का विलोम क्या होता है? तो सिंपल सा पराया शब्द का विलोम होता अपना, आपको सिर्फ यही शब्द लिखना था। अगला दिए गए विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। तो भाववाचक संज्ञा आपकी है बचपना, यानी कि बचपन। ठीक है। अगला देखेंगे दिए गए शब्दों में द्वंद्व समास का आपको उदाहरण बताना है। तो द्वंद्व समास दिन रात, यानी कि रात और दिन। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करना था। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद अलग अलग करेंगे, ये बनेगा जगत जमा ईश। ठीक है। आगे देखेंगे तो एक गद्यांश है, जो कि आपको आपकी चैप्टर से 8th क्लास का, सॉरी पिछले में जो कविता थी वो 7th क्लास की थी, और चैप्टर भी 7th क्लास का ही था। अभी आपको 8th क्लास का चैप्टर आ गया है, ये लाख की चूड़ियों से, और आपने इसे पूरे को पढ़ें समझें। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न था कि लेखक को बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? तो सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था लेखक को बदलू? भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ वो बना करके देता था। आगे देखो गद्यांश में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव क्यों था? मामा के गांव जाने का, तो भाई सिंपल सा सेम आंसर है, रंग बिरंगी गोलियां उससे मिलती थी, तो अपने मामा के गांव जाता था। गद्यांश में वह क्या है जो कभी भी बच्चे का मन मोह लेती है? तो ये रंग बिरंगी चीज़ें हैं, रंग बिरंगी गोलियाँ जो है किसी बच्चे का मन मोह लेती है गद्यांश के अनुसार। और अगला शब्द था गद्यांश के अनुसार गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? तो गांव के सभी जो है बदलू काका कह करके पुकारते थे। लेकिन आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वैसे लेखक को बदलू को क्या कहना चाहिए था? कौन सा रिश्ता? चाचा कहना था, फूफा कहना था, काका या मामा? तो कौन सा रिश्ता लेखक का बदलू के साथ लगता था? आगे जो है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के डाकिए कविता से हैं। और काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए कौन हैं? तो सिंपल सी बात है, पक्षी और बादल इसका सही उत्तर है। काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो इसका आंसर एक महादेश से दूसरे महादेश को। काव्यांश के अनुसार चिट्ठियाँ कौन लाता है? तो इनकी चिट्ठियाँ कौन लाता? पक्षी और बादल लाते हैं भाई, है ना, क्योंकि ये संदेशवाहक ये डाकिए हैं। काव्यांश के अनुसार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या करते हैं? तो ये चिट्ठियाँ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ग ऑप्शन।
अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, इनसे इनका आंसर देने। लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदलू को सबसे अधिक चिढ़ किससे थी? तो सबसे अधिक चिढ़ थी उसे कांच की चूड़ियों से। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ में लेखक बस में कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे वो बदलू, कहाँ से? तो वो जा रहे थे पन्ना से सतना जा रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता कौन से हैं? मतलब रामधारी सिंह दिनकर की जो कवि है उनकी जो रचना है वो कौन सी है? तो ये थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, इसका आंसर आपको देना है क्योंकि अभी मेरे पास किताब नहीं है और मुझे भी याद नहीं है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसकी रचयिता कौन है। भगवान के डाके पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती हैं? तो सिंपल सी बात है, वो सुगंध भेजती है, खुशबू भेजती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्याकरण शब्दों का आपको आंसर देना है। तो महात्मा शब्द में समास आपको बताना है। तो महान है जो आत्मा, इसमें ये आउट ऑफ सिलेबस आपको पूछा गया है। तो इसमें आपका महान है जो आत्मा यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, आपके सिलेबस में कर्मधारय समास नहीं था। व्यापारिक शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। तो मूल शब्द है आपका व्यापार। ठीक है, व्यापार, तो ये आपका मूल शब्द है। मीठा शब्द का भाववाचक बनाएंगे। तो मीठा शब्द का भाववाचक हो जाएगा मिठास। ठीक है। नीले फूल ले जाओ, वाक्य में विशेषण आपको छाड़ने हैं। तो यहाँ पे कौन है? नीला शब्द आपका विशेषण है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं कि भगवान के डाकिए किसे कहा गया है। तो ये तो आपको कविता में भी आया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? तो इसका आंसर पूरा आपको लिखना है। भगवान के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ ये पढ़ते हैं। ठीक है। आगे देखोगे तो एक देश का बाप दूसरे देश में क्या बन कर के गिरता है? तो इसमें लिखेंगे एक देश का बाप दूसरे देश में भाप बनकर। ठीक है, भाप बनकर गिरता है। पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं? तो आप लिखेंगे पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध अपने पंखों पर ले जाते हैं, है ना, अपने पंखों पर, और वो एक दूसरे देश में डाल देते हैं। अगला सवाल है, भाई यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके लिए। लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदरू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? तो पूरा लिखेंगे लाख की चूड़ियाँ पाठ में बदरू लेखक को बदलू काका कह करके पुकारता था। बस की यात्रा पाठ में बस को देखते ही लेखक के मन में कौन सा भाव जगा? तो पूरा लिखेंगे बस की यात्रा पाठ में बस को देखते ही लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ी। कौन सा? श्रद्धा। आगे देखेंगे बस की यात्रा पाठ में लेखक के साथ कंपनी के कौन से अधिकारी थे? तो भैया बस में कौन से? कंपनी के हिस्सेदार। पूरा लिखेंगे हिस्सेदार। और समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार पत्र भरे रहते हैं? क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पे? तो भाई हर जगह आप देखोगे तो चोरी है, डकैती है, लूट मार है, भ्रष्टाचार है, मारपीट है, रेप बलात्कार जैसे केस जो है वो जुड़े होते हैं। और अगला प्रश्न है, अब आपको थोड़ा लंबे टाइप के देने हैं कि वस्तु विनिमय क्या है? लाख की चूड़ियों के आधार पे आपको बताना है। तो वस्तु विनिमय जो है एक सामान लेकर के दूसरा सामान देना, यानी कि सामान के साथ आदान प्रदान, एक वस्तु का दूसरे वस्तु को लेन देन करना है ना। आप एक एग्जांपल जोड़ सकते हैं। तो भाई वस्तु विनिमय का एक एग्जांपल आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि कौन सी वस्तु दे करके आप कौन सी वस्तु लेते हैं। अगला है लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बताएंगे कि बदलू का रोज़गार छिन जाने का क्या कारण था? तो भाई सिंपल सा पूरा आंसर लिखेंगे कि लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पे बदलू के रोज़गार छिन जाने का की वजह थी मशीनी युग आ गए थे। लाख की चूड़ियाँ बिकना बंद हो गई, लोग कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे, इसलिए उसका रोज़गार बंद हो गया। अगला है कि यदि आपको किसी जगह यात्रा करनी हो तो आप कैसे तैयारी करेंगे? तो दो तैयारी लिखेंगे। आप कैसे तैयारी करेंगे? सबसे पहले तो भैया बस वगैरह में जाना है, ट्रेन में जाना है, इसका देखेंगे। सामान अपने कपड़े वपड़े पैक करेंगे, कुछ खाने पीने का सामान रखेंगे। इसके अलावा और आप क्या करते हैं? आप कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे।
अगला प्रश्न है, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है बस की यात्रा पाठ में, ऐसा क्यों कहा? उत्सर्ग मतलब होता है त्याग, मतलब सब कुछ पता है हिस्सेदार को कि भाई बस टूटी है, बस की हालत ख़राब है, फिर भी उसी बस में बैठ रहे हैं, तो ये भावना जो है वो बड़ी दुर्लभ है। भाई आपको पता हो कि इस चीज़ से हमें नुकसान होता था, फिर भी हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो ये मतलब बड़ा दुर्लभ है। क्या निराशावाद पाठ के आधार पे लेखक कई बार धोखा खाने के बावजूद भी निराश न होने का क्या कारण है? तो सिंपल सी बात है, इसलिए निराश नहीं हुआ था क्योंकि लेखक को अच्छे लोग भी मिले थे, उनने मदद भी करी थी, है ना। जब लेखक के बच्चे को दूध लेने के लिए कंडक्टर जो है दूध लेके आया था, नई बस का उन्होंने इंतज़ाम किया था, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और कुछ और प्रश्न हैं, भगवान के डाकिए कविता के आधार पर लिखेंगे कि पेड़ पौधे पहाड़ जो है वो क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे पहाड़ जो है वो जो पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं उनको पढ़ते हैं, उनको बाँचते हैं। अगला है, भगवान की डाकिए कविता के आधार पर लिखेंगे बारिश के पानी का पूर्व रूप क्या है, वह कैसे बदल जाता है? तो बारिश के पानी का पूर्व रूप क्या है? वो भाप रहता है ना। पानी से भाप बनता है, भाप से फिर दोबारा से पानी बनता है, बारिश होती है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है कि पक्षी और बादल एकता और सद्भाव का संदेश देते हैं। भाई पक्षी जो है और बादल जो है वो जाति धर्म देश विदेश अपना पराया कुछ नहीं देखते हैं, सबको समान रूप से वो चिट्ठियाँ लाते हैं, सबको समान रूप से वो पानी जो एक देश को दूसरे देश को देते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं रखते पक्षी और बादल। अगला है कि भगवान के डाकिए कविता के आधार पे आपको बताना है कि डाकिए की क्या चुनौतियाँ होती है। एक डाकिए की क्या चुनौतियाँ होती हैं? बट डाकिए को एड्रेस पता करना होता है, वो जाता है वहाँ दुर्गम स्थान है, एड्रेस नहीं मिलता है, लोग बताते नहीं हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है एक डाकिए को, तो आपको ये लिखना था। और अब आपको 5 नंबर का एक अनुच्छेद लिखना, पैराग्राफ, है ना। तो कई बार मैंने आपको लिखवाया भी होगा, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मित्रता यानी कि दोस्ती पे आपको बताना है, विद्यालय का खेल दिवस या वृक्षारोपण के लाभ, इनमें से कोई भी एक आपको लिखना होता है। और दूसरे में आपको पत्र लिखना। भाई पत्र कैसे लिखते हैं? तो ये पत्र का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, वीडियो हमारे चैनल पे है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी सब्जेक्ट के वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं मिड टर्म के। तो यहाँ पे अपने क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति हो गई है, आपके क्षेत्र में जो पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए या आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पिताजी को आप पत्र लिखेंगे, तो दोनों में से कोई भी एक पत्र आप लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए कि आप कमेंट में कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग, और दूसरे सब्जेक्ट के पेपर भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।